तो आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन को सेटअप करना सीखेंगे कि कैसे हम मास्टर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन बैठा के और डेटा को रेप्लिकेट करेंगे अपने स्लेव डेटाबेस में। तो जस्ट हमें टू ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जो मैंने वर्चुअल मशीन के अंदर CentOS 8 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है और आपको इनमें डेटाबेस को इंस्टॉल करना है जस्ट। तो डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए आप जस्ट क्या टाइप करेंगे, yum इंस्टॉल MariaDB, क्योंकि जो हम CentOS 8 यूज़ कर रहे हैं तो MariaDB का 10 वर्जन हमें मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो कस्टमाइज़ भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो MariaDB और MariaDB सर्वर, जस्ट कमांड आप नोट कर लीजिए। कमांड यही यूज़ होगा इंस्टॉलेशन के टाइम। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने अपने वर्चुअल मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है MariaDB, दोनों ही सिस्टम में, दोनों ही OSO पे हम इसको मास्टर बनाएंगे और इसको स्लेव बनाएंगे, ठीक है। और चलिए सिस्टम, तो हम अपने डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। MariaDB, जस्ट हमारा डेटाबेस सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब देखिए एक और चीज़ है कि फायरवॉल को आपको यहाँ पर ऑफ़ करना है, नहीं तो आपको 3306 पोर्ट ओपन करके रखना है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि आप इसको फायरवॉल को बंद कर दीजिए। तो फायरवॉल बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल D, ठीक है। आप जैसे ये कमांड लगाएंगे फायरवॉल आपका ऑफ हो जाएगा और सारे पोर्ट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट ये नॉर्मली आपको फायरवॉल के कुछ ही पोर्ट्स ओपन रखने हैं, ऑफ़ नहीं करना है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ है तो मैं इसे फायरवॉल को ऑफ़ करके आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आप क्या होगा, अगर इसको फायरवॉल को ऑफ़ नहीं करेंगे तो आपको उस पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा MariaDB के लिए, 3306 पोर्ट को, जिस पोर्ट पे आपका MariaDB चल रहा है, ठीक है। तो हम उस प्रोसेस पे ना जाके हमने फायरवॉल को डायरेक्ट बंद किया है, ठीक है। तो हम क्या सिस्टम ctl पे से स्टॉप कर दिया फायरवॉल को। ये जस्ट ये मास्टर है, तो हम मास्टर का IP एक बार देख लेंगे, इफ़ कॉन्फ़िग, ठीक है। इफ़ कॉन्फ़िग ऊपर आए ये रहा 29.194, ठीक है। हमने हमारे जो फिज़िकल नेटवर्क है उसका एक रेप्लिका IP बना दिया है, ठीक है, जो हमारे बाहर के सिस्टम से भी कम्युनिकेट कर सकता है। आप देखिए, अब जैसे ये मेरा विंडोज़ मशीन है, जो मेरा मेन मशीन है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर CMD ओपन करूँगा और जस्ट इस IP को मैं पिंग करके चेक करूँगा। पिंग 168.168.29.194, ठीक है। 194 पिंग आ रहा है। इसका मतलब कि हम अपने जो CentOS है वर्चुअल मशीन के अंदर, वो हम एक्सेसिबल अब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा तो आपको VM पे जाना है और रिमूव एंड डिवाइस पे जाके, नेटवर्क पे जाके सेटिंग पे जाना है। आपको जो ऑप्शन है ये रहा, ठीक है। नेटवर्क पे जाके आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ब्रिज कनेक्टेड डायरेक्टली टू फिजिकल नेटवर्क एप्लीकेशन, तो हमें ये यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फिजिकल स्टेट का जो IP एड्रेस है वही ले लेगा आपका, ठीक है, जो रियल IP है आपकी लोकल सिस्टम की। तो हम इसको कैंसिल करते हैं और दोनों ही हमने, अब हमारे ये हो गया हमारा मास्टर। अब हमारे स्लेव वाले पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्लेव वाले पे चेक करके एक बार इफ़ कॉन्फ़िग का कमांड लगाएंगे। जस्ट इसकी IP जो है हमारे पास ये है 193, ठीक है। ये भी एक्सेसिबल है बाहर से, तो मैंने इसका भी फायरवॉल बंद कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको कॉन्फ़िगर कैसे करें, कि भाई हमें सर्वर पे जाना पड़ेगा। तो सर्वर पे जाने से बढ़िया ये है कि आप इसे पुट्टी से कॉन्फ़िगर करें। पुट्टी से मतलब है कि आप उसको पुट्टी पे रिमोट पे ले लीजिए SSH कमांड से। आप जस्ट कुछ फाइलों को कॉन्फ़िगर करके हम अपना एप्लीकेशन को स्टैब्लिश कर देंगे। तो आएंगे हम CentOS पे, सबसे पहले हम मास्टर को सेट कर देते हैं, ठीक है। मास्टर को सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक पाथ है, जस्ट हम फाइल पे जाते हैं, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं कमांड लाइन से डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अदर एप्लीकेशन पे जाके, कंप्यूटर पे जाके, देखिए रूट पे हमें ETC का एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एक माय नाम का
कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब जस्ट इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, अगर देखिए MySQL का आपका पुराना वर्जन है तब तो यहाँ पर एक ऐसा सिंबल मिल जाएगा आपको MySQL डे, ठीक है। नहीं मिला तो आप इसे टाइप कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सर्वर आईडी क्या देंगे, 1, ठीक है। अब सर्वर आईडी हमने 1 दिया, लेकिन इससे पहले हमें जस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करने। तो जस्ट हम आए अपने डेटाबेस पे, ठीक है। तो मैं कहूँगा MySQLi -u root -p, ठीक है। MySQL यूज़ करना है, ठीक है। मैंने रूट पे कोई पासवर्ड नहीं लगाया तो मैं डायरेक्टली लॉगिन हो गया। अब देखिए हमारा वर्जन है 10.3.28, ठीक है, MariaDB का जो हमारा सर्वर का वर्जन है। जस्ट हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल का हमारा हम डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस का नाम हम डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रेप्लिका, ठीक है। रेप्लिका जैसे नाम रखते कांट क्रिएट डेटाबेस रेप्लिका डेटाबेस एग्जिस्ट, ठीक है। डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है। तो हम शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो हमारे पास रेप्लिका, हमारे पास एक डेटाबेस है। तो आप भी एक क्रिएट कर लीजिएगा कोई भी डेटाबेस जिस पे आपको रेप्लिकेट करना है, ठीक है, जिसका हमें रेप्लिकेशन एक्सेस देना है। तो हमारे पास रेप्लिका है। जस्ट हमें अब एक यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। एक रेप्लिकेशन के लिए हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट कि हमारे पास डेटाबेस है, ओके। तो डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, रेप्लिका, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वर 1, तो यहाँ पर आएगा एक मिनट, सर्वर आईडी। तो हमारे नोटपैड में स्लेव के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। तो ये हमारे मास्टर का bin log DODB और log bin फाइल। अब ये क्या होते हैं, अब देखिए मैं यहाँ से इसको पेस्ट करूँ तो मैं यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, इसको हटा देता है, ठीक है। अब क्या होता है bin log DODB, मतलब है कि आप किस डेटाबेस को रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं स्लेव के अंदर, और लॉग बिन, और जो बिन लॉग का जो आपका फाइल है जहाँ से वो रीड करेगा डेटा को, वो किस नाम से होगा। तो हमने यहाँ पर रखा MySQL-bin। नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये हमारे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, जस्ट मुझे सर्वर को रिस्टार्ट करना है। ध्यान रखिएगा मैं रेप्लिकेट किसको कर रहा हूँ, रेप्लिका को, ठीक है। और मैं इसको जस्ट रिस्टार्ट कर देता हूँ, MariaDB स्टार्ट। अब मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा तो हमें जस्ट क्या करना होगा, हम लॉगिन करते हैं और शो मास्टर स्टेटस -g, ठीक है। तो इसने हमें अपना पोजीशन बता दिया, क्योंकि ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है। इसी पोजीशन को हमें ध्यान में रख के रेप्लिकेशन को सेटअप करना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। हमें क्या करना है, एक यूज़र क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, क्रिएट यूज़र, ये हम रेप्लिकेशन यूज़र बना रहे, ठीक है। ये हम रेप्लिकेशन यूज़र बना रहे जो हम स्लेव में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्रिएट यूज़र, तो हमने अब क्या नाम रहेंगे, तो टेस्ट रेप्ली, तो इसका नाम दे दिया हमने टेस्ट एप्लीकेशन। और हमने इस टेस्ट एप्लीकेशन को बनाया है, और जो हम कह रहे हैं कि किसी भी आईपी से, वो जो हम परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा रहे हैं, उसका मतलब है कि हम किसी भी पब्लिक आईपी या लोकल आईपी से हम इसको इसके पास जो यूज़र है इसके पास वो कॉन्फ़िगरेशंस है कि वो कहीं से भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर आईपी लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर आईपी ही कनेक्ट कर पाएगा। तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर परसेंटेज यूज़ किया। तो आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट, ठीक है। तो हमने नेम टेस्ट रेप्ली रखा और आइडेंटिफाइड टेस्ट रखा। इजी थोड़ा रखते हैं हम नाम को। ये बोल रहा है सिंटेक्स एरर बता रहा है, तो आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्रांट ऑप्शन देंगे, ग्रांट परमिशन देंगे, ग्रांट रेप्लिकेशन स्लेव, ठीक है, ऑन स्टार, ठीक है, टू। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट रेप्ली और वही परसेंटेज हम लेंगे यहाँ पर, आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट विथ ग्रांट ऑप्शन। तो ये मुझे एरर देता है, यू हैव एसक्यूएल सिंटैक्स इन मैनुअल दैट कोरस्पॉन्डिंग और MariaDB सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो हम चेक कर लेते हैं क्या है, ग्रांट रेप्लिकेशन चेक करते हैं, ठीक है, डन। तो ये डन हो चुका, तो हम फ्लश कर लेंगे अपने प्रिविलेजेस को, इसमें भी गड़बड़ कर दिया गया, ठीक है, फ्लश प्रिविलेजेस। ये हमारा जो है रेप्लिकेशन यूज़र है वो बन चुका है, ठीक है। रेप्लिकेशन यूज़र बनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको रेप्लिकेशन को स्लेव में रेप्लिकेशन को इस्टेब्लिश करना है, तो क्योंकि यही यूज़र आपके रेप्लिकेशन पे डेटा पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। अब जस्ट कि हमारे पास एक और यूज़र है टेस्ट नाम का, जिसके पास सभी राइट्स है, ठीक है। आप भी उस यूज़र को बना लीजिएगा, एक नॉर्मल यूज़र जो सभी डेटाबेस को चेक कर सके और क्रिएट कर सके, डेटा टेबल वगैरह जो भी। तो जस्ट हमने हमारा जो है क्रिएट कर लिया है। अगर आपको क्रिएट करना टेस्ट यूज़र, तो टेस्ट यूज़र आप क्रिएट कर लीजिएगा खुद यूट्यूब पे देख के, मैं उस चीज़ को नहीं बताऊंगा। हम रेप्लिकेशन को हमने सेटअप कर लिया, ठीक है। रेप्लिकेशन को हमने यहाँ पर मतलब मास्टर अपनी तरफ से रेप्लिकेशन की सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है मास्टर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस, हम स्टेटस देख लेंगे। देखिए स्टेटस में 8 to 5 हो चुका है। रेप्लिकेशन किसको करेगा, रेप्लिका DB को, ठीक है। अब आते हैं हम अब आते हैं हमारे स्लेव पे, ठीक है, जिसको स्लेव बनाना है। जस्ट वही हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो हमारे माई कॉन्फ़िग फाइल है, उस पे जाएंगे, तो अदर पे जाके कंप्यूटर पे जाके हम सर्च कर लेंगे उसको माई, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें स्लेव की सेटिंग चाहिए, तो मेरे पास स्लेव का ऑप्शन तो है। तो बेहतर तरीके से आप एप्लीकेशन को सेटअप कर सके, तो मैं आपको कुछ कोड प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हमारे मास्टर का हो चुका है, ठीक है। ये हमारा स्लेव की कॉन्फ़िगरेशन हो गए। ये कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस थे जो मैंने खुद तैयार किया है, ठीक है। तो हम आते हैं इस पर और जस्ट कॉपी कर लीजिए इसको, आपके फाइल में मौजूदा होगा। मैं आपको इस कोड के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है। देखिए हमने इसके मास्टर को दिया सर्वर ID 1 दिया था, हम इसको देते हैं 3, ठीक है। मैक्सिमम कनेक्शन हमने क्या रखा 5000, ठीक है। टेबल कैच हम और स्किप नेम हमने क्या किया, यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। स्किप नेम रिजॉल्व, ठीक है। स्लेव स्किप एरर्स, मतलब कि स्लेव के पास अगर इन टाइप के एरर्स आए तो उसको स्किप कर दे, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मान लीजिए इनमें से कुछ एरर आपके रेप्लिकेशन पे आया, तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, मतलब रेप्लिकेशन का काम करना बंद हो जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला, स्लेव स्किप एरर्स 1062 1054 11, ये तो हमने कुछ कोड्स रखे हैं। फिर उसके बाद आया स्किप स्लेव स्टार्ट। मान लीजिए कि आप कभी भी अपने रेप्लिकेशन को मान लीजिए पूरे सर्वर को ही आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको जो स्लेव को है ना, वो दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट वो स्टार्ट कर देगा, अब अपने रेप्लिका को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ है रेप्लिकेट DODB, तो रेप्लिकेट DODB के अंदर हमने नाम लिखा रेप्लिका, जिसको हम रेप्लिकेट करवा रहे हैं वो आपके स्लेव को पता है कि रेप्लिका को मेरे सिस्टम पे रेप्लिकेट करवाना है।
तो ये डेटाबेस का नाम हो गया जो हमने वहाँ पर भी मास्टर्स में भी बताया था। ठीक है, ये रेप्लिकेट बिनलॉग DODB हो गया यहाँ पर वो रेप्लिकेट DODB हो गया। ठीक है, अब जस्ट इसको सेव करते हैं। ठीक है, हमने सेव किया और जस्ट हमारे MySQL को रिस्टार्ट। अगर कुछ एरर होगा तो ये हमें शो कर देगा, तो डन हो गया, हमारे कोई एरर शो नहीं किया। ठीक है, अब क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि हम इसके MySQL पर लॉगिन करते हैं। ठीक है, डेटाबेस शो करते हैं, शो डेटा बेसिस। अब देखिएगा कि हमारे पास रेप्लिकेशन का जो डेटाबेस है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हम सिर्फ डेटाबेस क्योंकि हमारा सिर्फ डेटाबेस ही है उसमें, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें एक डेटाबेस क्रिएट कर देनी है बस। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका एक फंक्शनल डेटाबेस है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल्स है, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको वो टेबल, आपको पूरा डेटाबेस कॉपी करना पड़ेगा और अपने रेप्लिकेशन वाले डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर हम इजी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर वो डेटाबेस नहीं है। अगर हम वो डेटाबेस, क्या होगा कि अगर ऐसे ही हम स्लेव को स्टार्ट कर देंगे तो रेप्लिकेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स हमें आना शुरू कर देगा। ठीक है, पहली बात तो हम कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें वो डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसको रेप्लिकेट करवा रहे हैं हम। ठीक है, MariaDB क्रिएट डेटाबेस रेप्लिका। ठीक है, जस्ट हमारा आप देखें शो डेटा बेसिस। अब ये हमारे पास रेप्लिका बन गया। चलिए, अब मैं डेटाबेस में आपको दिखाता हूँ SQL योग के अंदर। ठीक है, ये हमारा काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि शो डेटाबेसेस, क्योंकि मैंने इस डेटाबेस में पहले भी स्लेव कॉन्फ़िगर किया हुआ था। ठीक है, पहले भी स्लेव कॉन्फ़िगर किया हुआ था, तो हमें इतनी हमें पुराना ये चीज़ें दिखाएगा। तो शो स्लेव स्टेटस जी। ठीक है, ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, नो और नो। अब रेप्लिका, इसके अंदर बिन लॉग फाइल देखिए 03 है और रीड मास्टर लॉग फाइल भी यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है। अब क्योंकि मास्टर लॉग वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक मास्टर क्वेरी है। मास्टर क्वेरी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है, मैंने पहले भी मास्टर क्वेरी यूज़ किया है इस पर, तो इसके पास है। ठीक है, तो हम जस्ट मास्टर क्वेरी मिल गया हमें। ठीक है, कि वो मास्टर क्वेरी है जो हम पिछली बार यूज़ किए थे। ठीक है, अब की बार क्योंकि हमने यूज़र ही चेंज कर दिया है, तो इजीली हम और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये क्वेरी भी आप देख लीजिए, हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है। तो जस्ट ठीक है, तो हमें चेंज करना है मास्टर टू मास्टर होस्ट। ये आपके जो मास्टर है उसका एड्रेस है मास्टर यूज़र रेप्लिका। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम हम चेंज नहीं करेंगे। मास्टर यूज़र कौन है, यहाँ पर रेप्लिका था पहले, तो मैं क्योंकि अब रेप्लिका यूज़ कर नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट रेप्लिका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आगे लगा दूँगा टेस्ट रेप्लिका। पासवर्ड मैंने टेस्ट रखा है, तो मैं टेस्ट रखूँगा यहाँ पर। ठीक है, मास्टर लॉग फाइल क्या है, मास्टर लॉग फाइल मेरा है 4। अब पोजीशन देखेंगे, पोजीशन मेरा क्या था पहले, तो एक बार मास्टर लॉग फाइल एक बार ओपन करते हैं इसको। मास्टर लॉग फाइल 04 आ गया और 825 था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 825। ठीक है, अब जस्ट स्लेव को स्टार्ट कर देते हैं हम। स्टार्ट। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या बता रहे हैं कि कनेक्ट टेस्ट रेप्लिका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम रिट्रीज। ठीक है, तो एक बार आते हैं यस कनेक्टिंग। तो ठीक है,
अब देखिए कि ये जो है ना हमारा सर्वर इससे टेस्ट रेप्लिका से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब क्योंकि हमने रेप्लिकेशन कौन से बनाई थी, मैं थोड़ा देख लग, टेस्ट रेप्ली बनाया था, सॉरी मैं कमांड अलग डाल दिया, तो ठीक है। अब चेक कर लीजिए, मैं इसको स्टार्ट स्लेव है ना, तो हमें सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा। हमने स्टॉप कर दिया और जो मास्टर है हम उस पर गए, हमने उसका नाम रखा था टेस्ट रेप्ली, ठीक है। जैसे हमने एग्जीक्यूट किया और इसको स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट। चलिए स्टेटस चेक करते हैं फिर से, नाउ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कनेक्टेड आ चुका है, यहाँ पर भी हमारा पोजीशन, लॉग पोजीशन सब कुछ आ चुका है। अब जस्ट हमें टेस्ट करने की ज़रूरत है कि हमने जो किया, हमने जो भी टेक्निक परफॉर्म किए, जिसके बाद हमारा रेप्लिकेशन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। चलिए हम एसक्यूएल कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं यूज़ कर रहा था इसके अंदर मास्टर के आईपी एड्रेस है 194। मैंने एक टेस्ट यूज़र बना लिया था सभी के लिए, तो मास्टर को हम कॉन्फ़िगर कर लिए, मास्टर ही आ गया हमारे पास रेप्लिकेशन, ठीक है। मास्टर के पास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हटा देते हैं यहाँ से, हम दोबारा क्रिएट करेंगे इनको, है ना, ठीक है। ये है मास्टर। अब हम क्या करेंगे, स्लेव को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्लेव इनमें से मेरा कौन सा है, DSD, ये रहा स्लेव, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे स्लेव का एड्रेस है। उसमें भी एक टेस्ट यूज़र मैंने बना रखा है, तो जस्ट टेस्ट कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लेव हो गया, ये हमारा मास्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी रेप्लिकेशन है, यहाँ पर भी रेप्लिका का एक टेबल डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पर नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो हमें एक टेबल बना के चेक करना है कि क्या मैं मास्टर में कोई टेबल क्रिएट करता हूँ तो मेरे क्या रेप्लिकेशन में वो टेबल जनरेट हो रही है। तो क्रिएट टेबल टेस्ट, ठीक है। आईडी में इंटर रखता हूँ, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू कर देते हैं और प्राइमरी की इसको कर देता है, ठीक है। आईडी हो गया और नेम इसका वर्कर में रखते हैं अपन, नेम 30 कैरेक्टर का मान लेते हैं, ठीक है। जस्ट हमें अब क्या करना है, एक बार, ठीक है, क्रिएट टेबल्स, जो हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे पास बना, ठीक है। ये टेस्ट बना। अब चलो हमें इसमें देख लेते हैं, क्या रिफ्रेश करते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर कोई टेबल जनरेट हुई। हाँ हुई, बिल्कुल हुई। देखिए अब देखो यहाँ पर ये स्लेब में भी वो रेप्लिकेट हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें कोई डेटा आप लिखते हैं, ये तो टेबल क्रिएट बनानी हुई, ठीक है। मैंने कुछ ऐसा लिखा और यहाँ पर आके देखते हैं, जस्ट रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। डेटा रेप्लिकेशन, मतलब डेटा का रेप्लिकेट हो रहा है, प्लस डेटा रेप्लिकेशन के साथ साथ आप जो भी टेबल वगैरह जनरेट करेंगे या फिर चेंजेस करेंगे वो भी रेप्लिकेशन के अंदर परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये है सबसे अच्छा मेथड कि आप कैसे किसी रेप्लिकेशन को स्टेबलाइज करते हैं। और मैं आपको नोटपैड में मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ मेरे MySQL पे, जो स्किप एरर्स वगैरह जो भी कोड है आपको यूट्यूब के इस वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू, वेलकम।